So, hello class 7, welcoming you all back to your chapter New Beginnings, Cities and States. और आज ये चैप्टर का लास्ट एपिसोड होने वाला है जिसमें हम डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया को कवर अप करेंगे एंड लास्ट इन द सेंस जो आता है आपके हर एक चैप्टर में वो है क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चार ही हैं तो इसी पार्ट में हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें एक और इसके लिए भी वीडियो बनानी पड़ेगी। दैट इज दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। So in this first millennium BCE, important communication routes opened up for purposes of trade, pilgrimage, military campaigns, etc. तो मतलब कि जो ट्रेडिंग के लिए पिलग्रिमेज यानी कि जो लोग ऐसे पूजा वगैरह के लिए कोई ऐसे ऐसे धर्म स्थल जाना चाहते हैं वो, और जहाँ पे मिलिट्री कैंपेन यानी कि मिलिट्री ड्रिल्स आर्मी वगैरह ये सब होती है, वहाँ के लिए जो रास्ते थे, कम्युनिकेशन रूट्स थे, वो सारे यहाँ पे फर्स्ट मिलेनियम में खुले। ठीक है, इसके अलावा जो है कि आपका the two routes that became widely used and are often mentioned in literature are the Uttarapatha and the Dakshin Patha। यानी कि उत्तरपथा और दक्षिण पथा को एज ए लिटरेचर में मेंशन करा हुआ है। जो पहला वाला है वो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन से यानी कि गंगा प्लेन से कनेक्टेड है, एकदम ईस्टर्न इंडिया में है ना। ईस्टर्न इंडिया मीन्स कि आपका द इंडिया लाइक वो दूसरा वाला लाइक इन द सेंस कि ईस्टर्न इंडिया मतलब कि दूसरा वाला इन द सेंस वेस्ट बंगाल साइड में। ठीक है, सो आपका जो पहला है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से आपका गंगा प्लेन यानी कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि गाइस नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो राजस्थान का रीजन है वहां से लेकर के गंगा प्लेन्स एंड एकदम ईस्ट तक ऐसे। एंड जो सेकंड है वो कौशाम्बी यानी कि प्रयागराज यानी कैपिटल ऑफ one of the Mahajanpadas and crosses the Vindhya range of hills to proceed all the way to south। तो मतलब कि दूसरा जो है, पहला तो जो है उत्तर प्रदेश वो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट रीजन से गंगा प्लेन पे जाके ईस्टर्न इंडिया तक जा रहा है। जो दूसरा है वो कौशाम्बी तक यानी कि प्रयागराज से, जो कि कैपिटल था एक महाजनपदा का, वहां से जाके पूरी विंध्या रेंज को क्रॉस करके एकदम साउथ में जा रहा है। ठीक है, तो हम इस पे जाएंगे। सो वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स एंड एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। जब हम एम्पायर्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, so many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important roads on its western and eastern coast, which are vibrant centers of trade। मतलब कि और भी बहुत सारी रोडें वगैरह जो रोड होती है वो भी बहुत ऐसी बनी खुली और जुड़वाई गई बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ इंडिया से, जहाँ पर क्या होता था वो रोड्स के ऊपर नहीं जाती, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो ऐसे पोर्ट्स है वहां तक पहुंचाने के लिए वो रोड हेल्प आउट कर दी थी, है ना। जो वेस्टर्न में वेस्ट साइड में और जो ईस्ट साइड में दोनों कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स थे, है ना। जैसे अगर हमने ज्यादा अच्छे से अगर हम देखें तो जैसे सूरत हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे ऐसे पोर्ट्स जो बहुत ही एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है जहाँ पे इतना ट्रेड हो जाता था एज एन उस टाइम पे, तो वो बने। जैसे कि आप देखोगे ईस्टर्न रीजन, इस पार्ट में तो नहीं क्योंकि ये पुराना वो है, तो इसका थोड़ा अलग टाइमलाइन होगी तो देखते हैं। ईस्टर्न रीजन मतलब कि जैसे मान लीजिए इंडिया है ना ऐसे, तो ईस्टर्न रीजन मतलब कि ये वाला रीजन, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। ठीक है, तो डब्ल्यू थोड़ा अजीब सा बन गया बट यू कैन गेट द आइडिया। ईस्टर्न रीजन में जो मेजर सिटीज थी वो मेजर सिटीज emerged such as Shishupalgarh, that is today as Shishupalgarh, the part of Bhubaneswar, which was the capital of the Kalinga region and followed a strict square ground plan with imposing fortification and broad streets। यानी कि जो ईस्टर्न रीजन है बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज थी वो एक साथ इमर्ज हुई, जैसे कि शिशुलपलगढ़, ठीक है, शिशुलपलगढ़ जो कि अभी शिशुलपलगढ़ है, जो कि भुवनेश्वर है ना उड़ीसा का पार्ट है, और जो उस टाइम पे कलिंगा रीजन का कैपिटल था। ठीक है, और जो कि स्क्वायर मतलब एक ग्राउंड प्लान जो कर दिया था कि इसमें बहुत सारी फोर्टिफिकेशन बहुत सारे किला वगैरह बने एंड प्लस ब्रॉड स्ट्रीट यानी कि खुली खुली स्ट्रीट्स बने, यानी छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट्स नहीं बनी। और एक आगे बढ़ चढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप शिशुपालगढ़, इसलिए मैंने पहले नहीं दिखाया था क्योंकि अभी आएगा तो इसलिए आई नॉट की तब आएगा तब दिखाओ। तो दिस इज शिशुपालगढ़ जो कि एक आपका भुवनेश्वर का सबर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ द गेटवे टू द सिटी, तो द फोर्टिफिकेशन द मोट फुल ऑफ वाटर इज विजिबल आउटसाइड द गेटवे, notice the narrowing in the gateway for control of movement on people and goods। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे गेटवे जो है एक सिटी की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हो गेटवे जो है सिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मोट है ना, मोट है यहाँ पे, यानी कि पानी से नीचे लैंड ऐसे खुद खुद रखा है,
वहाँ पे पानी भर रखा है और यहाँ से रास्ता जा रहा है। और जो रास्ता भी ये भी बहुत नैरो है ताकि जो लोग आ रहे हैं उस पर कंट्रोल रखा जाए, है ना। जो हमने पढ़ रखा है उसका थोड़ा आइडिया बता रहा है, राइट। In the subcontinent, southern regions, cities began emerging from about 400 BC, although recent excavations claim to find some signs of commercial activities going further back. मतलब कि कुछ जो सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन थे वहां पर जो थी बहुत सारी सिटीज बनना शुरू हो गई थी फ्रॉम 400 BC। मतलब बहुत सारे हमें एग्जीबिशन भी मिला जिससे कि आपका कमर्शियल एक्टिविटीज का उस टाइम पे कुछ ऐसे साइन भी मिले कि तब भी ऐसी एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, और उस टाइम पे अराउंड दिस टाइम थ्री किंगडम्स emerged, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास, यानी कि ये तीन किंगडम थे जो कि emerge हुए। ठीक है, ये कैसे दे रखा है, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास दे emerged। अच्छा, मुझे लगा एक और पेज का तो मुझे दिखा नहीं। ठीक है, सो ये तीन रीजन, ये तीन वो थे, द छोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। वो उस टाइम के वक्त ये किंगडम्स बड़े आगे हुए, मतलब इन द सेंस फ्लरिश हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये 300 BC, 400 BC, 800 BC, 1200, 1900 BC ऐसे। तो महाजनपदा का जो राज था वो यहाँ पर से था, यानी कि 1800 से आपका यहाँ तक, है ना। प्लस जो जनपदास का था वो आपका 1200 से कह लो टू लाइक योर 500, 400 तक था। और फिर उसके आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का रूल था, तो वो था। तो ये टाइमलाइन है आपके हर एक पीरियड की। ठीक है, ये आपको दिख रहा है शेल्स एंड जेमस्टोन इंडस्ट्री, जो कि आपके कोडुमंडल यानी कि एरोड इंडिया, जो तमिलनाडु है वहाँ पे रूट पड़ता है। तो वहाँ पर का है ये कोडुमंडल का। यहाँ पे आपको बहुत सारे शेल्स दिख रहे होंगे, है ना। और जैसे जेमस्टोन्स भी हैं, ये देखिए कितने शेल्स हैं। तो ये आपको वहाँ की साइट है, इंडस्ट्रियल साइट है जो कि ये चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं। Apart from the archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mentions those kingdoms in several of their kings। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बावजूद भी, उसके अलावा भी कुछ ऐसे, मतलब जो आपका एविडेंस मिला आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंड आउट किया, उसके अलावा भी ना दे फाउंड व्हाट तमिल लिटरेचर में भी इन किंगडम्स का मेंशन है और बहुत सारे राजाओं का भी मेंशन है ना। Why so? Because the southern region are rich in resources such as precious and semi-precious stones, golds, and spices. They profitably traded not only with the rest of India but also with the kingdoms and empires overseas। मतलब क्योंकि यहाँ पे इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो सदर्न रीजन था वो बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा अच्छे से धनी था। मतलब कि इन अबंडेंस उनके पास ऐसे रिसोर्सेज थे जो कि बहुत ही प्रेशियस या सेमी प्रेशियस थे, है ना। जैसे बहुत सारे स्टोन, बहुत सारे गोल्डन चीज़ें, है ना, बहुत स्पाइसेस, ये सारी चीज़ों में वो रिच था। और ये सारा कुछ जो था ये प्रॉफिटेबली ट्रेडेड था, मतलब कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब कि प्रॉफिट तो अपना लेते थे और उससे ट्रेडिंग जो करते थे सिर्फ सिर्फ इंडिया में नहीं करते थे। मतलब कि एज इन साउथ में ये नहीं कि आगे जो नॉर्थन, ईस्टर्न या सेंट्रल भी कर दिया, नहीं। बट इनकी जो ट्रेडिंग थी इंडिया के बाहर भी होती थी, यानी कि ओवरसीज भी होती थी, राइट। By 300 or 200 BC, almost the entire subcontinent, including region in the northeast, was one vibrant interconnected land. Goods and culture travel from region to region and often beyond India to parts of Central and Southeast Asia। तो मतलब 300 और 200 BC के दौरान में ना, तो जो पूरा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, है ना। सब कॉन्टिनेंट मतलब कि हम इंडियन रीजन की बात करते हैं इसमें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट से छोटा सब कॉन्टिनेंट तो वैसा, ठीक है। तो ये जो रीजन था यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर के सारा रीजन तो बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्टेड था। रोड बहुत अच्छी थी, लैंड बहुत अच्छा था, सारा कुछ इंटरकनेक्टेड था, मतलब कि इधर से उधर जा सकते थे। तो इसीलिए इधर से उधर जाने में जो गुड्स थे, जो लोग थे, जो कल्चर थे, वो एक रीजन से रीजन में जाने लगा। और ये इंडिया से बाहर भी जाने लगा, यानी कि नॉट ओनली इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया तो तब मतलब इंडिया 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 कर रहे हैं, बट एज इन जो अभी का इंडिया है, पहले तो इंडिया नहीं था, तो उस जमाने में जो अभी का इंडिया है उसमें तो इंडिया इंडिया में घूम रहे थे। बट आउटसाइड ऑफ इंडिया जैसे कि सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका ट्रेड, ट्रैवल, गुड्स वगैरह जाते थे एक्सचेंज, राइट। And about the same time, the Mahajanpada ceased to exist, leaving the place to fresh development that were going to reshape India। मतलब कि फिर अब जो महाजनपदास थे वो फिर सीज्ड हो गए, लाइक, यस। और उसके बाद हुआ ठीक उसके बाद में फ्रेश जो आपके वो थे, क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट्स या कोई आगे आने वाली चीजें, वो थे, है ना। मतलब समझ गया ना आप, जो कि महाजनपदास काइंड ऑफ सीज, मतलब कि काइंड ऑफ हट गए, एग्जिट हो गए, कि खत्म हो गए। महाजनपद एंड टू एक जैसे कुछ भी, सीरीज का मतलब होता है कि मतलब खत्म हो गया, तो अब वो ज्यादा नहीं है। तो उसके बाद जो बाकी जो डेवलपमेंट है, एक चीज चली गई, बाकी बाकी चीजें जो डेवलप हो रही थी उससे आपका जो इंडिया था वो रीशेप हो रहा था धीरे धीरे, राइट। अब यहाँ पे आ जाता है आपका लोगों का समरी।
समरी पोर्शन। तो समरी पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। So before we move on, from the end of second millennial BC, Janpadas rose in parts of north and central India. They were smaller states with the Raja at the head taking counsel from an assembly of elders. मतलब कि अगर हम देखें तो सेकंड मिलेनियल बीसी के एंड में जो जनपदास थे वो आपके नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में थे। बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वहाँ पे राजा थे। राजा जो थे जो लाइक लीडर हेड होते थे वहाँ के, और वो एक काउंसिल से यानी कि एक असेंबली होती थी बड़ों की, उधर से ऑर्डर लेते थे, है ना। देन 16 महाजनपदा के बारे में हमने पढ़ा। The 16 Mahajanapada were the first organized states of the first millennium BC. They witnessed the second urbanization of India, which spread in all directions from the Ganga region all the way to South India. And by 300 BC, so the Mahajanapadas ceased to exist. यानी कि जो 16 महाजनपदास थे वो ऐसे पहले ऑर्गेनाइज स्टेट्स थी फर्स्ट मिलेनियम बीसी की। इधर ही हमने सेकंड अर्बनाइजेशन भी देखा इंडिया का। प्लस ये सारे डायरेक्शन में जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, गंगा प्लेन्स, साउथ इंडियन सारी जगह पे गया। और 300 बीसी के बाद में महाजनपदास they were like no more, like no more in the sense वो और नहीं थे, right? And in the same period, a vast network of roads connected north and south, east and west, and eventually all region of the subcontinent. अभी धीरे धीरे जैसे आगे टाइम बढ़ा तो नेटवर्किंग बहुत अच्छी हुई, ट्रैवल बहुत अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि जो लोग थे, गुड्स थे, आइडियाज थे, टीचिंग्स थे, वो एक दूसरे के पास रीजन से रीजन ट्रैवल कर सकते थे, वही था कि सारी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई थी। एंड पीपल, गुड्स, आइडियाज, टीचिंग एंड ट्रैवल along all those roads. Alright, तो अभी क्वेश्चंस हैं तो इस पर चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। So let us move in this question answers. What does Kautilya recommends for a kingdom? Is it different today? So जो कौटिल्य थे वो ऐसे राजा थे जो कि लोगों के भले के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे। और वो जो राजा समझते थे वो एक राजा का जो धर्म होता है ना कि मतलब वो काम जो करे वो क्या होना चाहिए कि अपना जो किंगडम है, अपना जो राज्य है उसकी सुरक्षा करे, है ना, सुरक्षा करे, प्रोटेक्ट करे, जो भी उनके नियम है उनका कोई उल्लंघन ना करे, उनको मेंटेन करे, है ना। टैक्सेस वगैरह है वो कम ज्यादा ना ले, एकदम फेयर तरीके से ले, है ना। एग्रीकल्चरिंग ट्रेड एक्टिविटी जो ऐसी चीजें हैं को इनकरेज किया करे, बढ़ावा दिया जाए। रोड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई जाए, है ना, सड़कें वगैरह। और जस्टिस, किसी के साथ भी बुरा ना हो, सबको न्याय मिलाए। और जो किंगडम है उसको प्रॉस्पेरस रखें, यानी कि आपका जो किंगडम है लाइक इट शुड बी फ्लरिशिंग, अच्छा पैसा कमाए, राइट। तो यही है दैट कौटिल्य बिलीव दैट द किंग शुड ऑलवेज work for the welfare of the people. A good ruler should protect the kingdom, maintain law and order, collect taxes fairly, encourage agriculture and trade, build roads and irrigation facilities, ensure justice and keep the kingdom prosperous, right? आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो लिख चुका है जैसे कि आजकल में जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। तो आजकल की जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसी चीजें करती है कि जैसे सिटीजन सेफ रहें, है ना, पब्लिक सर्विसेज मिले, लॉ एंड ऑर्डर। यही दिखा है दैट टुडे गवर्नमेंट आल्सो एम टू प्रोटेक्ट citizens, provide public services, maintain law and order, promote economic development, and ensure justice. Although modern India is a democracy instead of monarchy, many of Kautilya's ideas about the good governance remain relevant. ठीक है, so ये सारी चीजें हैं कि मतलब वो कौटिल्य के जमाने में तो मोनार्की थी, बट अब के जमाने में, इंडिया के जमाने में इंडिया देखें तो डेमोक्रेसी है, बट देन ऑल्सो जो कौटिल्य के आइडिया है वो अभी भी रेलिवेंट रहते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, हाउ वर रूलर्स इन एन अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में कैसे होता था? तो अर्ली वैदिक सोसाइटी मैंने बताया था आपको, है ना, मैंने एक एपिसोड में। तो उसमें जो राजा थे वो जो कुछ लोगों से लाइक एक असेंबली होती थी, एक सभा होती थी, उन वो लोग चुनते थे राजा कौन बनेगा, लाइक रैंडमली या हेरिडिटरी नहीं था कि जो राजा था उसका बेटा फिर अगला राजा बनेगा, नहीं। कुछ लोगों का एज एन रूलर असेंबली थी, सभा थी, जो राजा चुनते थे। और उसको राजा को फिर कुछ धर्म निभाने होते थे, और अगर वो नहीं होता तो फिर मे बी उसको हटा भी दिया जाए, ऐसा भी होता था, है ना। तो यही चीजें लिखी हैं दैट इन अर्ली वैदिक सोसाइटी द किंग वाज ऑफन चूजन बाय द रूलर, sorry, by the people, or selected with support of the tribal assemblies such as sabha and samiti. The ruler was expected to protect the people and maintain justice. Later kingship gradually became hereditary, with power passing to father to son, from father to son.
मतलब कि बाद में वो ऐसे जैसे हेरिडिटरी टर्म्स हो गए, जैसे कि बाप से फिर बेटा राजा बने, वैसे से टर्म्स हो गए, वैसी सी चीजें होने लगी, बट अर्ली केस में ऐसा होता था, अर्ली वैदिक सोसाइटीज। व्हाट सोर्सेज वुड यू यूज टू स्टडी द महाजनपदास? तो एक हिस्टोरियन होने के नाते हम एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जो सोर्सेज हमें मिलते हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग, वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो सी कि लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो लिखे हुए टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन ऐसा कुछ है वो, तो वही चीज़ें लिखे हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपका कॉइन्स हो गए, पॉटरी हो गए, टूल्स, वेपन्स, बिल्डिंग, सिटी रूइंस एंड इंस्क्रिप्शंस हो गए। ये हमें क्या देखने को मिलते हैं? दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेली लाइफ, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें ये दिखाएंगी भैया उस जमाने में ये चीज़ यूज होती थी, तो उस जमाने की लाइफ में क्या क्या काम करता था, उस जमाने में इसका क्या यूज था, वुड गेट दैट। Whereas literary sources की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, वेदिक लिटरेचर्स और कुछ कुछ एपिक जैसे कि महाभारत, और कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स जो वहाँ पे गए हुए थे उस जमाने में, उस टाइम पे, वो अपने उसमें क्या लिखते हैं और हमें उनसे वो चीज़ें पता चल जाती हैं। और उसमें हमें उस टाइम का जो राजा था, उस टाइम की सोसाइटी थी, वहाँ पे धर्म क्या था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर कैसे था, वो सब हमें पता चलता है ना। सो यहाँ पे लिखा है that these would provide the information that like what about the king, religion, society, administration and culture and things. ठीक है, अगर हम दोनों सोर्सेस को जोड़ दें तो historians can gain a complete understanding एक महाजनपद कैसी थी, right? Why was iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BC? तो आयरन मेटलर्जी बाद में आई ना, तो इसलिए उसका क्या रोल था, तो हम देखते हैं। तो आयरन मेटलर्जी प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज क्यों? क्योंकि आपका जो टाउन्स एंड सिटीज की मेजर ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि आयरन एक्सेस जो थी, दे हेल्प क्लियर डेंस फॉरेस्ट। आयरन एक्सेस ज़्यादा अच्छे से यूज करवाई जाती थी, आयरन एक्सेस का ज़्यादा अच्छे से यूज होता था, तो आयरन एक्सेस का यूज, देन आयरन क्लॉथ्स मेड फार्मिंग मोर एफिशिएंट, यानी कि क्लोथ जो यूज होते थे वो भी आयरन के यूज होने लगे। उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी होगी, कम टाइम में हो जाता था काम। Surplus food supported larger population, है ना? More people could take up crafts and trade instead of farming, यानी कि और ज़्यादा लोग वो ले सकते हैं, क्योंकि वो दिन थोड़ा बहुत आसान बन गया काम उसमें, है ना? और क्योंकि उससे अच्छे अच्छे टूल्स जो थे, जैसे काम करते जो वेपन्स थे, औजार जो थे, और जो एज एन वेपन यानी कि बंदूकें, तलवारें, बंदूकें तो नहीं, तलवारें, भाला, तेज कमान, ये सब उससे अच्छा बनता था, जिससे कि जो किंगडम था उसकी भी लाइक स्ट्रेंथनिंग होती थी, राइट? जो ट्रेड था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा, वो धीरे धीरे मार्केट्स की, सिटीज की ग्रोथ में जाने लगा, और उनकी ग्रोथ होने लगी। तो इसीलिए जो आयरन था वो एक काइंड ऑफ मेन रीजन था जिसकी वजह से सेकेंड अर्बनाइजेशन में राइज हुई, है ना, एंशियंट इंडिया की, जिसकी वजह से सेकेंड अर्बनाइजेशन की राइज हुई, राइट? सो दिस वाज इट, यही है आपका में, बाकी तो न्यूज़ है यानी कि न्यूज़। तो आज के लिए इतना ही, आज के मतलब कि इस एपिसोड में इतना ही। न्यू बिगनिंग, सिटीज एंड स्टेट, तो आपका एपिसोड नंबर 1 to एपिसोड नंबर 4 यू हैव टू सी, ठीक है? ये आपका मेरे ख्याल से जब आप देखोगे तो मेरे को पता लग गया है आपको होंगे। जो मंडे एंड ट्यूसडे आपका आएगा 8 बजे, तो आपके सारे एपिसोड अब हो चुके होंगे, आ चुके होंगे, तो उसके लगे हमें करने में, पर छोटा था तो उससे अच्छे से हो जाएगा, हो गया होगा। So now you can check the playlist out if you have missed any episode, if you have missed any chapter का topic, then you can find that out playlist, right? Otherwise वैसे तो ये दूसरे टाइमलाइन में आता था, मतलब कि इसका जो ये मंडे ट्यूसडे का हो गया, बट एक्चुअली इसका मैंने थोड़ा दूसरा का सोच रखा था, लाइक आई थॉट कि फ्राइडे टू सैटरडे संडे करूँ, 3 दिन का करूँ, बट नॉट ऑन सेम टाइम, यानी 8 PM का नहीं, 9 PM का आई वाज थिंकिंग। बट देन ग्रेजुअली जो हुआ सो हुआ, 8 PM का है ये, एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट काइंड ऑफ एपिसोड, लास्ट एपिसोड सॉरी, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्योंकि किस टाइमलाइन में जाएगा ये। So yeah, guys. So do not forget to watch all the episode. If you have missed any, do not forget to watch them and go and see each and every episode. And if you have any doubt, any query, then you can ask me out in the comments session. And I'll meet you soon with the very next chapter of history. The same timeline, I guess. So yeah, तब तक के लिए बने रहिएगा. Bye bye, and we'll meet you very soon. So bye guys. Okay, bye bye guys. Thank you.